मार्केट की शुरुआत अच्छी हुई है, सभी सेगमेंट की ओर से अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं ट्रेड्स की, पोजीशनल ट्रेड्स की, इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स की। रुक कर लेते हैं बजट से जुड़ी खबरों का। सुमित हमारे सहयोगी इससे मौजूद हैं। सुमित, बजट पे फोकस बहुत स्ट्रांग है, आपसे जानना चाहेंगे स्टॉक बताएं जो बजट से पहले एक्टिव होगा और जहां पर तेजी बनेगी। शुक्रिया रजत। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल के साथ जाना चाहेंगे। बजट में हो सकता है स्पेस को लेकर कुछ घोषणाएं होंगी कि डीमोनेटाइजेशन का एक जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा आया है इस पूरे स्पेस को लेकर, तो शायद गवर्नमेंट थोड़ा इंसेंटिव जो है वो इस पूरे स्पेस को देता हुआ दिखाई पड़े। वी गार्ड को चुना है। चुनने की कई सारी वजह हैं। पहली चीज़ तो इस पूरे स्पेस में अगर कोई भी बेनिफिट दिया जाता है, खासतौर से एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को लेकर, तो इस कंपनी को उससे एक बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी ऑलरेडी 4 स्टार 5 स्टार रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है, तो कंपनी को एक बड़ा बेनिफिट उसको मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने की गवर्नमेंट बातचीत कर रही है, और ये कंपनी पूरी तरह से डोमेस्टिक कंपनी का प्रोडक्शन है और मेजरली कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती है और बाहर भी इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की गवर्नमेंट बातचीत करती है तो इस कंपनी को फायदा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उसके अलावा हो सकता है गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी की बातचीत भी करे, कई जो इक्विपमेंट्स है उनको लेकर भी, कई एंसिलरी प्रोडक्ट्स है उनको लेकर भी, तो वो भी इस पूरे स्पेस के लिए या कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। गवर्नमेंट मैट को लेकर शायद कुछ बेनिफिट दे सकती है, या फिर हो सकता है एसईजेड पॉलिसीज के अंदर कुछ बदलाव करे। इस कंपनी के एसईजेड्स भी हैं और मैट को लेकर भी कुछ अगर फैसले होते हैं तो वो भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर रह सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गवर्नमेंट की रूरल स्पेंडिंग शायद इस क्वार्टर के अंदर कुछ बढ़ते हुए दिखाई पड़े। एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए गवर्नमेंट अपनी रूरल स्पेंडिंग बढ़ा सकती है। अगर ऐसा करती है तो क्योंकि कंपनी का रूरल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली सदर्न एरियाज़ के अंदर कंपनी की जो रूरल पैट है वो काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है वहाँ से बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़े। अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स के लिहाज से ये क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के अच्छे आएंगे कि पिछले 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंट अच्छे नंबर्स कंपनी ने दिए हैं, और पहले भी मैनेजमेंट से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा आया नहीं है, और क्योंकि उससे पहले ओनम की वजह से कंपनी की सेल अच्छी आ चुकी है इस क्वार्टर के लिए, तो ये कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिट रह सकता है कि नवंबर का इम्पैक्ट शायद इस क्वार्टर में नहीं अगले क्वार्टर में पूरी तरह से आता हुआ दिखाई पड़े। जिन रिपोर्ट्स को रेफर किया, राधा निर्मल बैंक की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना है करीब 210 रुपये तक की चाल भी इस शेयर में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन बजट में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। चलिए, तो फोकस वी गार्ड पे रखें, ये स्टॉक एक्टिव होगा। फिलहाल 1.5% के आसपास की तेजी ऑलरेडी स्टॉक में डिलीवर हो चुकी है। राकेश, आपके कमेंट्स वी गार्ड पे? देखिए, लगातार एक रेंज में था लेकिन अब निश्चित रूप से कुछ पलट रहा है। फंडामेंटल्स सुमित ने बता दिया, बजट से पहले स्ट्रॉन्ग खरीदारी का कैंडिडेट है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में कैसा लग रहा है वी गार्ड? रजत, टेक्निकल टर्म्स में भी स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। नीचे में 162 163 के अराउंड एक अच्छा बेस है, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म में 178 180 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया राकेश शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर शेयर करने के लिए। वी गार्ड है हमारा बजट शेयर जो कि अब दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। या अविनाश, आपने भी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं बजट एज अ थीम ध्यान में रखते हुए? आई थिंक हमको यूनाइटेड फॉस्फोरस और क्लियरली पीआई इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही स्टॉक्स पसंद है। हमको लग रहा है कि रूरल स्पेस में एग्री के लिए काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आएंगे। अर्निंग्स ग्रोथ भी दोनों कंपनीज के लिए काफ़ी बेहतर है, तो एग्रो में यूनाइटेड फॉस्फोरस और पीआई इंडस्ट्रीज पे नज़र रखें। प्रतिपालित जो आज स्क्रीन देखने को पता चल रही है उसमें एक सेक्टर स्टील ही है। इनफैक्ट ये जो छोटे मझौले स्टॉक्स जो चल रहे हैं, निफ्टी तो अब 83-32 के लेवल पे आ गया, जो मैं बोल रहा था क्रूशियल लेवल है 83-35 का। और पर जो स्टील सेक्टर छोटे मझौले, वीजा स्टील, उषा, मार्टिन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ग्रिप बहुत, सनफ्लैग आयरन एक और स्टॉक जो अभी भी चलना शुरू हुआ है इस स्टॉक में दिन के स्तर पे, तो स्टील सेक्टर कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है, और मिड कैप स्टॉक्स जो है, स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये चलना शुरू हो गए एकदम से। बिल्कुल, और डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए चाइना एक कॉज ऑफ कंसर्न लगातार बना रहा है। और एक खबर भी थोड़ी देर पहले आई कि चाइनीज गवर्नमेंट ने सभी मीडियम फ्रीक्वेंसी फर्नेसेस को क्लोज करने का डिसीजन लिया है, यानी जो टोटल स्टील कैपेसिटी है चाइना की उसका ये 9% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है इंडियन स्टील कंपनीज के लिए, इसीलिए ये शेयर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अविनाश, आपका शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर कमेंट करने के लिए। धर्मेश, बजट नहीं, बजट के बाद के लिए भी अगर इस कैलेंडर ईयर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज आप शेयर कर पाएं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से प्रिसाइसली?
या डेफिनेटली देखिए मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से आई थिंक आपको ऑटो एंसिलरी से स्टर्लिंग टूल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, फास्टनर्स बनाती है बेसिकली। सुंदरम फास्टनर इसमें सबसे बड़ा कंपनी है, उसके बाद स्टर्लिंग टूल्स आता है सेकंड प्लेस में। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट अर्निंग्स होते हैं, 20 से 22% का हम लोग का CAGR रहेगा। और डीमोनेटाइजेशन से एक तरीके से अनऑथराइज्ड स्पेस जो हटे हैं मार्केट से उसका इसको बेनिफिट मिलेगा, GST आने से भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक स्टॉक जहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। अविनाश के साथ में सहमत हूँ, PI इंडस्ट्रीज को लेकर एग्रोकेमिकल पर काफ़ी बड़ा फोकस रहेगा बजट में, तो पूरे साल इसमें आपको ट्रैक्शन मिलना चाहिए। तो PI इंडस्ट्रीज दूसरा वहाँ पर एक बाई करके चल सकते हैं। APL अपोलो ट्यूब्स करके है, ये ERW स्टील पाइप्स बनाती है। बेसिकली ये वेल्डेड पाइप्स होता है जो कि आपको सीमलेस पाइप से थोड़ा सस्ता गिरता है, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, एयरपोर्ट, पोर्ट्स में काम आता है। और जिस तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बढ़ रहा है वहाँ भी इसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो ये भी एक बेहतरीन स्टॉक रहेगा बाई करने के लिए। इसके अलावा नॉर्मल प्ले में सीमेंट में छोटे मझोले सीमेंट कंपनी है, रैमको सीमेंट है, JK लक्ष्मी सीमेंट है, डालमिया भारत है, वहाँ पर हम लोगों ने कंसिस्टेंटली बाई कहा है। और सीमेंट में मुझे लगता है एक बड़ा ट्रैक्शन आना बाकी, तो सीमेंट स्पेस में भी बने रह सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगेन एक बड़ा क्षेत्र रहेगा जहाँ पर आपको बड़ा ट्रैक्शन मिलेगा। ऑलरेडी सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स कर रखे हैं इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, फर्दर और वहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स बाई करके चल सकते हैं। राइट सुमित जी, आखिरी सवाल होगा आपसे। ये एक तो शक्ति पंप्स देख के बताएं इस स्टॉक पे आज के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा है पेन्नार इंडस्ट्रीज, फिर से स्टील का ही काउंटर है। तो यहाँ पर जिस तरीके की तेजी बन रही है आज के सत्र में, ये शक्ति पंप्स और पेन्नार इंडस्ट्रीज कैसे लग रहे हैं इंट्राडे के लिए? देखिए रजत, शक्ति पंप के अंदर ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आज 200 DMA के ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाता है तो फिर ये यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर हमको प्रेजेंट लेवल से 8 से 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक स्टॉक के अंदर तेजी करनी चाहिए, प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बन रहा है, बाय इनिशिएट करना चाहिए। आज की क्लोजिंग इसके अंदर 145 के ऊपर अगर आ जाती है तो ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 155 से 160 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे अगर बाय करते हैं तो 140 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर के अंदर टारगेट मान के चले 155 160 के लेवल्स का। शायद हो सकता है 2 से 4 दिनों के अंदर ही हमको ये लेवल्स देखने को मिले। शुक्रिया सुमित आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर संजीव भसीन है IIFL से। मिस्टर भसीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी नियर टर्म में बजट और अर्निंग्स, ये दो ही ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। बजट को लेकर होप्स काफी हैं और खराब अर्निंग सीजन को ऑलरेडी मार्केट शायद डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि शायद यहाँ से नीचे ना जाए मार्केट, लेकिन क्या यहाँ से और तेजी आ सकती है? क्योंकि पिछले सेशंस में जब भी आपसे बातचीत हुई है आप मार्केट पर थोड़ा बुलिश दिखे। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपाली। हमने तो अपनी गर्दन को बाहर रख के आपको कहा था 7900 से कि निफ्टी जाएगा 8500, आपको ध्यान होना चाहिए। तो वी हैव बीन रिलेटिवली बुलिश एंड वी केप्ट हैव आवर एंड वी आर रीइटरेटिंग के आपको बजट के बाद शायद मार्केट हाथ नहीं आएगी। 8600, 8800, 9000 ये कुछ भी अटकलें लग सकती हैं। तो अभी 85-8600 तक जाने की उम्मीद है। 200 डे मूविंग एवरेज डिफेंड हो गई है, ग्लोबल रैली है, रुपी हैज बीन इज वन ऑफ द बेटर करेंसीज, और साथ में मेटल्स, बैंक्स में एक नई उमंग आई है। तो हमें लगता नहीं कि हमें लगता है डीमोनेटाइजेशन का डेविल बहुत ज्यादा प्ले डाउन कर गया था, उतना नेगेटिव परसेप्शन है नहीं। कल अगर आपने इंडसइंड बैंक के रिजल्ट देखे या मारुति के दिसंबर के वॉल्यूम देखे तो उससे कोई इतनी नेगेटिविटी आई नहीं रही। तो हम सोचते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन डिक्लाइन मिले तो लेने की चेष्टा कीजिए। जी, एक चीज और मिस्टर भसीन, आपने कहा कि बजट के बाद मार्केट हाथ भी नहीं आएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई अभी रिस्क नहीं है जो कि मार्केट में डाउन साइड पॉइज कर सकता है? क्योंकि हम कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि रिस्कियर हो सकते हैं। एक तो FIs फ्लोज जो कि इंडियन मार्केट्स में नहीं आए पिछले कुछ महीने से, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जब कामकाज संभालेंगे उनकी पॉलिसीज क्या होंगी वो, और तीसरा डॉलर का बिहेवियर। तो क्या आप ये रिस्क भी अभी एसोसिएट होते हुए नहीं देख रहे हैं आगे? नहीं, ये रिस्क ये इस महीने में हो जाएंगे ना प्ले आउट। आपका डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन भी हो जाएगी, डॉलर के हिसाब से जो रुपी ने करना है वो भी हो गया है, और थर्डली रिजल्ट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर हमें 10,000 का निफ्टी दिख रहा है, 10-11 हज़ार का निफ्टी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो चाहे हम 8,200 पे लें या 7,800 पे लें, उसका कोई बावजूद नहीं है। बिकॉज आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। ये वॉलेटिलिटी तो रहेगी दीपाली, लेकिन फिर भाव नहीं मिलेगा। भाव इसलिए आपके लिए मंदा है बिकॉज ऑफ सम रीजन,
और वो रीजन अब प्ले आउट हो जाएगा। वीक रिजल्ट्स हमें पता है कि आएंगे। हमें ये भी पता है कि आज अगर आप HDFC बैंक के चेयरमैन का सुनो, वो कहते हैं वर्स्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ओवर, नॉर्मलाइजेशन इज फास्टर देन यू एक्सपेक्टेड। तो मैं इट्स अ ग्लास हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी, वो तो हमेशा शेयर बाजार रहेगा। कुछ आदमी मंदी की बात करेंगे, कुछ तेजी की, लेकिन हम कह रहे हैं आगे का नजरिया बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, और ये एक मौका है जिसको आप मत चूकिए। चलिए, आगे का मौका मत चूकिए। 10,000 के टारगेट्स ईयर एंड तक, अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है, ईयर एंड तक निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं, IIFL का ये मानना है। लेकिन इनफैक्ट धर्मेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, कहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं उस पर बात करने के लिए। हेमंत कानावाला साहब जुड़े हैं हमारे साथ कोटक लाइफ इंश्योरेंस से, और साथ से साथ आशीष केलकर, पार्टनर प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट के, इस समय हमारे साथ मौजूद है। बाजार दिन के उच्चतम स्तर पे 8341 के लेवल पे तेजी बढ़ती चली जा रही है, खासतौर से बैंकिंग स्टॉक्स पे। हेमंत जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं, मार्केट्स की जो तेजी आई है, अभी जो बात कर रहे थे संजीव जी से, वो कह रहे हैं कि सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है या फिर ऑलमोस्ट हो चुके, अब हो जाएगा इस महीने के एंड तक। लेकिन रिजल्ट सीजन स्पेशली, क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड की जो बात हो रही थी डिमोनेटाइजेशन के बाद से, क्या उसको फैक्टर इन कर लिया, क्या उसको बचा लिया बाजार ने? नमस्कार। वो तो जब रिज़ल्ट आएंगे और उनका क्या दौर होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि रिज़ल्ट डिस्काउंटेड थे कि नहीं। हम देखें कि मार्केट में मेन ट्रेंड ये रहा है कि लास्ट क्वार्टर में FI का काफ़ी बड़ा सेलिंग था, और वो इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से ही नहीं था, वो पूरे इमर्जिंग मार्केट में हो रहा था। सो अगर FI फ्लोज रिवर्स होते हैं तो अर्निंग्स में क्या डाउनग्रेड होगा वो तो ये इस बार कहना मुश्किल है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट कोई बता नहीं पा रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा उसका इम्पैक्ट। बट अगर FI फ्लोज रिवर्स हो तो हो सकता है दैट मार्केट में एक तेजी का दौर चालू हो जाए। जी, बजट तक क्या प्री बजट रैली, जिसके इंडिकेशंस हमने कल के सेशन में, आज के सेशन में मिल रहे हैं, हेमंत जी, क्या इसको एक प्री बजट रैली के तौर पर देखा जा सकता है? ऐसा हम मान सकते हैं, बट अगर आप हम देखें तो जनवरी के स्टार्ट से FI का सभी इमर्जिंग मार्केट में बाइंग चालू हो चुका है। इंडिया ही एक ऐसा मार्केट जहाँ पे FI का अभी भी सेलिंग चालू है, तो जो हमें तेजी दिखाई दे रही है इंडिया में वो मेनली DI की बाइंग पे हो रही है। अगर FI का फ्लोज जो बाकी के मार्केट में रिवर्स ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे भी हो तो हमें ये ट्रेंड थोड़ा और तेज़ी से भी दिखाई दे सकता है। तो ये सिर्फ प्री बजट रैली ही नहीं है, ये जो लास्ट 3 महीने में काफ़ी सेलिंग हुई है और मार्केट में गिरावट हुई है, तो उसके में जो वैल्यूएशन सस्ते होंगे तो इन्वेस्टर्स का बाइंग चालू हुआ है, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, उसकी वजह से है, सिर्फ प्री बजट रैली ही नहीं है ये। राइट, आशीष केलकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। केलकर साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले बताएं, मार्केट्स पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और 8300 के ऊपर निकले और उसके ऊपर टिक रहे हैं शुरुआती सत्र में, आधे फीसद ज्यादा के गेंस, 50 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर है। एक तो आज खरीदारी करें क्या निफ्टी पे, या फिर यहाँ पर अब संभल के ट्रेड करना चाहिए और काउंटर स्पेसिफिक हो जाए मार्केट में? इंडेक्स पे आपकी राय पहले तो। सबसे पहले इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो मैं एक लेवल वॉच कर रहा हूं जो कि है 8345 की। अगर हम 8345 के ऊपर टिके रहते हैं तो मैं मानता हूं कि बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर हम कोई इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो 8345 के ऊपर नई पोजीशन इनिशिएट करें, लॉन्ग पोजीशन। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 8315 का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 8430 का, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी रखना चाहिए। जी, हेमंत जी, अभी अर्निंग सीजन की बात हो रही है तो 2 क्वेश्चंस होंगे आपसे। तो इंडसइंड बैंक के नतीजे जैसे आए, उन्हें देखते हुए क्या सेंस आपको मिल रहा है बाकी प्राइवेट बैंक की अर्निंग्स को लेकर? क्योंकि जिस डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट की हम बात कर रहे थे वो ब्रूजेस ना तो कमेंट्री में दिखे और ना ही नंबर्स पर, तो ये आप कैसे रीड करते हैं? और दूसरा ये, अब 2 बड़े नतीजे और आने हैं जिसमें TCS है और इन्फोसिस है। भले ही इनका डीमोनेटाइजेशन से ज़्यादा लेना देना ना हो, लेकिन ऑलरेडी US ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो पिछले कई क्वार्टर्स से वेह कर रहे हैं। क्या व्यू है आपका दोनों ही सेगमेंट्स पर? जो पहला आपने बोला बैंकिंग में, तो कभी भी कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ स्टिमुलस आता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट कैपेबल है और नए एनवायरनमेंट को जल्दी से एडजस्ट कर पाते हैं,
तो उनका उस दौरान अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, वो ग्रो कर लेते हैं और काफ़ी लोग को कमजोरी आती है। तो ये हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा है तो सभी बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा। हम मान सकते हैं कि इंडसइंड बैंक की मैनेजमेंट ने ये दौर अच्छे से संभाला है, इसलिए उनका ग्रोथ अच्छा है, तो उनकी इसके लिए पूरी क्रेडिट हमें मैनेजमेंट को भी देनी चाहिए। हो सकता है कि एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो हमें पहले डर था नवंबर महीने में उतना ख़राब भी नहीं है, पर सभी के रिजल्ट इतने अच्छे आने ज़रूरी नहीं है, तो वो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर रहेगा। बाकी बैंक के रिजल्ट भी हमें देखने चाहिए और फिर ये अनुमान लगाना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा या कि नहीं। संजीव जी, दूसरा आपने आईटी सेक्टर का बताया, तो वहाँ पे मैक्रो चैलेंजेस तो है ही जी, हाँ, पर अभी एक उम्मीद ये बन रही है कि नए प्रेसिडेंट के आने की वजह से वहाँ पे इकोनॉमी में एक बढ़ावा आ रहा है, तो वहाँ से एक आईटी स्पेंडिंग को एक बूस्ट मिलेगा, तो वहाँ से आगे जाते रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो सकता है। हमें ये पता है कि वो लोग ऑफशोरिंग के या आउटसोर्सिंग के खिलाफ आवाज़ हो रही है वहाँ पे, तो यहाँ से अपनी इंडियन कंपनीज को मार्जिन पे एक प्रेशर बन सकता है। बट अगर रेवेन्यू ग्रोथ वापस अच्छा होने लगा तो सेक्टर में वापस इंटरेस्ट आ सकता है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो ये रिजल्ट भी हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देते हैं, और उसके बाद अगर इतना ख़राब नहीं रहा तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है।